नमस्कार, मैं हूं पायल चौधरी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। राजस्थान विधानसभा का हालिया सत्र कई महत्वपूर्ण मुद्दों के कारण चर्चा में नजर आ रहा है। एक और जयपुर की हिंगोलिया गौशाला से जुड़ी संवेदनशील घटना ने कानून व्यवस्था और गौ संरक्षण की बहस को जन्म दिया, तो दूसरी ओर बजट चर्चा के दौरान की गई एक टिप्पणी ने राजनीतिक भाषा और सामाजिक संवेदनशीलता पर प्रश्न खड़े कर दिए। सवाल केवल आरोप या प्रत्यारोप का नहीं है, सवाल है कि लोकतांत्रिक संसाधनों में संवाद की दिशा क्या होनी चाहिए। क्या आस्था, कानून और राजनीति के मुद्दे संतुलन के साथ उठ रहे हैं, और क्या भाषा की मर्यादा पर सभी दल एक समान जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आज की बहस इन्हीं मूल प्रश्नों पर केंद्रित रहेगी। सबसे बड़े मुद्दे हैं गौवंश, कानून व्यवस्था और राज्य पशु की मांग। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने जयपुर की घटना को गंभीर बताते हुए सरकार से जवाब मांगा। इसी के साथ भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने राज्य में गाय को राज्य पशु घोषित करने की संभावना पर प्रश्न उठाया। इसके साथ ही पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसी के साथ अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की। इन सारे मुद्दों पर आज की बहस करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रवक्ता मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। संजय शर्मा जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, और इसी के साथ बीजेपी से हैं ललित जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहूंगी मैं बीजेपी प्रवक्ता ललित जी आपसे ही, कि जो मुद्दे फिलहाल के लिए विधानसभा में उठाए जा रहे हैं, क्या उन मुद्दों पर भाजपा एक तरीके से गहन चर्चा कर रही है, सोच रही है कि आगे क्या करना है? जी बिल्कुल, विधानसभा में जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं गहन चर्चा के लिए उठाए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस की एक प्रवृत्ति रही है, जब भी कोई गंभीर विषय सदन में चर्चा के लिए आता है तो बिना मतलब की बातों से सदन का में हंगामा करके सदन की कार्यवाही को बाधित करते रहे। जी संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे ये चीज़ कि बकायदा बहुत सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, फिर वो चाहे गौ संरक्षण के लिए हो, वो पानी के लिए हो, या फिर वो रोजगार के लिए हो। क्या ये देखा जा रहा है कि जो वादे सरकार कर रही थी, क्या उन वादों पे खरा उतर रही है? देखिए पायल जी, संसदीय लोकतंत्र में एक स्वस्थ परंपरा है कि विपक्ष सरकार को घेरता है और सरकार पे जिम्मेदारी है कि वो सदन को नियमित रूप से चलाए, सुचारू रूप से चलाए और विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का वाजिब जवाब दे। इसमें कोई नई बात नहीं है, हम देखते आ रहे हैं, शुरू से ऐसा होता रहा है। आज स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता के नशे में चूर है, इसकी नजर है ही नहीं जो जनमानस के बीच जो भावना है। आप देखिए जयपुर में ये गाय के नाम पे वोट मांगते हैं, ये सबको पता है। ये गाय के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, शुरू से मांगते हैं। आज जयपुर में एक गाय, गौ माता के बछड़े को उसकी हत्या हो जाती है और उसका सर काट दिया जाता है। अब अगर इस मुद्दे को हम सदन में नहीं उठाए तो क्या उठाएंगे? इतना बड़ा मुद्दा है जिस नैरेटिव पे आप गवर्नमेंट में आते और सरकार में आने के बाद आप बात नहीं करते। और हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने जब कहा कि इसको राज्य पशु का दर्जा दिया जाना चाहिए और हवामहल के विधायक ने भी ये कहा, तो जोगाराम जी कहते हैं कि हमारा ऐसा कोई मूड ही नहीं है, हमारा कोई विचार ही नहीं है। तो इनकी प्राथमिकताएं देख लीजिए आप। आज राज्य में स्थिति ये है कि महिला अत्याचार हो या सड़क हादसे हो, मतलब शासन प्रशासन पूरी तरह विफल है। पर ये जवाब देने की बजाय लिपापोती करते हैं। और अभी ये प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस ऐसे करती है। अरे भाई, गवर्नमेंट में आपको चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, आप सीरियस हो ही नहीं किसी बात के ऊपर। भजनलाल जी जयपुर में है, सत्र चल रहा है, पर विधानसभा में नहीं पहुंचते। तो इससे पता चलता है कि ये सरकार कितनी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी को शो कर रही है। ललित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी आरोप अभी संजय जी ने लगाए हैं कि जयपुर के अंदर जो हत्या हो रही है, इसके अलावा जो सड़क हादसे हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें कही, क्या फिलहाल के लिए भजनलाल सरकार या भाजपा सरकार कुछ भी कर रही है इन चीजों के लिए? जी बिल्कुल, हमारी सरकार शुरू से ही ऐसे जो चाहे गौवंश का मुद्दा हो, चाहे सड़क हादसों का मुद्दा हो और जन लोक कल्याणकारी जितनी भी योजना उनको लेके सदा से ही गंभीर रहती है। और उसके लिए समय समय पे सरकार के रूप में बजट का प्रावधान हो, चाहे कानूनी प्रक्रिया अपनाने का सवाल हो, सभी में अग्रेसिव रूप से हम हमारी जो सरकार है इन सभी मुद्दों पे संवेदनशील है। अभी ये जैसे गौवंश के लिए बात कर रहे हैं, तो अभी हमने जो गौवंश के लिए संरक्षण निधि है 3432.74 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया है। पंचायत समिति नंदी गौशाला के लिए 39.44 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। गौशाला विकास के लिए 8.74 करोड़ का प्रावधान किया है। हर एक
ग्राम पंचायत स्तर पर जो जन सहभागिता के माध्यम से 6.80 करोड़ रुपए का प्रावधान है। गो कास्ट मशीन लगाने के लिए 66.20 लाख का प्रावधान है। तो गौ संरक्षण के लिए हमारी शुरू से प्राथमिकता रही है और आम जन की भावना के साथ ही हमारी सरकार धरातल पे काम के लिए उतर रही है। कानून व्यवस्था में आप एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लीजिए, उसमें हमारी इनकी सरकार के समय से बहुत अच्छे परफॉर्मेंस में है, अपराध कम हुए हैं। तो ये कौन से उसकी बात कर रहे हैं? इनका जब भी आपने देखा होगा ऐतिहासिक बजट इस बार इस सदन में पेश हुआ, 6,10,956 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट इस सदन में पेश हुआ। उसकी चर्चा करने के बजाय ये इधर उधर के मुद्दे लाकर सदन का समय बर्बाद करना चाहते हैं और मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, इनके ही समय में एक से इनके जो राहुल गांधी जी आए थे राजस्थान में और कह के गए 1 से 10 तक गिनती गिनना, कर्जा माफ हो जाएगा। क्या कर्जा माफ हुआ? इन्होंने कहा था बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा, 25 लाख बेरोजगार थे। क्या इन्होंने सभी को भत्ता दिया? इन्होंने इनके समय ललित पे जी, जितनी भी फिलहाल परीक्षाएं हुई थी, राहुल गांधी क्या कह के गए उस चीज पे तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिलहाल राहुल गांधी की सरकार नहीं है राजस्थान में। फिलहाल भाजपा और बीजेपी सरकार है राजस्थान में, तो बात ये करनी चाहिए कि बीजेपी सरकार ने क्या कुछ करा है। जी बिल्कुल, बीजेपी सरकार ने अब तक 300 से ज्यादा परीक्षाएं हुई हैं, जो इनके समय में हर पेपर लीक होता था। एक भी परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ। ये पर उपलब्धि है हमने। जी संजय जी, जी आपसे बोलिए। जानना चाहेंगे इस चीज के बारे में, जिस तरीके से ललित जी ने बताया, काफी सारा फंड बता दिया कि यहाँ यहाँ जाना चाहिए, यहाँ यहाँ जाने के प्रावधान है, उस पर क्या कुछ आप कहेंगे। देखिए पायल जी, बीजेपी की ये पुरानी आदत है डेटा में उलझाने की। एक आम जनता, एक आम आदमी को क्या पता क्या डेटा आपने अलॉटमेंट किया है, क्या बजट में बात करी है। उसको दिखता है कि धरातल पे क्या काम हो रहा है। आप देखिए ये जो गौवंश की हत्या की गई है, आप देखिए पुलिस की संवेदनहीनता कि उस व्यक्ति को 2 घंटे बाद थाने से छोड़ दिया, ना कोई एफआईआर हुई, ना कोई सुनवाई हुई है। और सदन में देखिए ये जो बैर, भरतपुर में जो बैर सीट है, वहां से एमएलए साहब आते हैं, उन्होंने इतना शर्मनाक बयान दिया है। वो दिखाता है कि आज भी समाज पुत्र की जो वो एक मानसिकता है पुत्र प्रधान की, उससे कितना लचर है। एक बेटी के लिए, एक पुत्री के लिए इतना शर्मनाक बयान दिया गया है जिसको मैं कोर्ट भी नहीं करना चाहता। ये तो इनके गवर्नमेंट के विधायक हैं। आप देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पूरी तरह विफल है। इनका जो बजट आया था, इन्होंने जो की इश्यूज थे वहां से बजट के अलॉटमेंट को, प्राइस को कम कर दिया है। कोई भी योजना, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, कोई भी योजना इनकी धरातल पे सक्सेसफुल नहीं है। इनका कोई भी मंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकते कि ये स्कीम हम लेके आए थे 2 साल पहले और ये अच्छे से काम कर रही है। ये सिर्फ हमें कोसने के अलावा कोई काम नहीं करते। अरे भाई हमारी सरकार नहीं है, हम में कुछ कमियां थी, हम सरकार चुनाव हार गई हमारी, पर आज आप पावर में हैं, आप अपना बताइए ना, आपका क्या रोड मैप है, क्या विजन है। बस हमारी बातें करते रहते हैं और गौ माता के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। और गौ माता जयपुर राजधानी में कट रही है, बूचड़ खानों में गाय कट रही है, उसका कोई जवाब नहीं देते, ना सदन में ना सदन के बाहर। ये इनकी स्थिति है। जी ललित जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने डेटा बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से अपराध कम हुआ है। मैं भी आपको बताती हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी राजस्थान के अंदर 28% है। आप लोग लगातार ये कहते आ रहे बेरोजगारी कम हो गई है, बेरोजगारी कम हो गई है, हम युवाओं के लिए ये लेकर आ गए, बल्कि लगातार वीडियो सामने आ रही है जिनमें चीजें देखने को मिलती है कि सरकारी स्कूल के हेडमास्टर को ये भी नहीं पता कि फिलहाल सीएम कौन है। जी, जब से भजनलाल जी की सरकार आई है तब से हमने करीब 3 लाख से ज्यादा लोगों को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम किया है और अभी भी आने वाले इस बजट में 1 लाख लोगों को रोजगार देने का इसमें प्रावधान किया है। पूरा हर सालाना जो कैलेंडर है वो हमने तैयार किया है कि कब कब कौन से एग्जाम होगा और उनको कब उनको एम्प्लॉयमेंट, उनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। अभी भी आने वाले जो 28 तारीख को 25,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देना प्रधानमंत्री जी देके जाएंगे। तो रूरल भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है उसमें नियुक्ति पत्र, एम्प्लॉयमेंट देने का काम जारी है। उसमें सरकारी नौकरियां भी हैं और प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टअप के थ्रू जो है वहां पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। जी संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे ये चीज
कि लगातार ये देखने को मिलता है और लगातार ये सुनने को मिलता है कि भजनलाल जी भी ये कहते हैं कि मैं किसान के घर से आता हूँ, मैं किसान के परिवार से आता हूँ, मैं किसानों के साथ हमेशा खड़ा हुआ हूँ, पर फिर भी राजस्थान के अंदर किसानों की क्या हालत है वो किसी से छुपी हुई नजर नहीं आ रही है अभी। तो उसको लेकर कांग्रेस क्या कुछ करने वाली है, किस तरीके से सामने आने वाली है और क्या उनके लिए किस तरीके से खड़ी होगी? देखिए पायल जी, चाहे किसान हो, नौजवान हो, विद्यार्थी हो, कोई भी हो, समाज के हर वर्ग के मुद्दे कांग्रेस बहुत मजबूती से उठा रही है, उठाती रहेगी। और किसानों के लिए सरकार कितनी ज्यादा सोचती है, फिक्रमंद है, इसका मालूम आपको चल गया होगा। 11 फरवरी का बजट किसानों के लिए क्या लेकर आए ये, मैं जानना चाहता हूँ हमारे भाई साहब से। हमारा बजट अभी आया है, किसानों के लिए सिवाय लीपा पोती के कुछ नहीं किया इन्होंने, और यही केंद्र ने किया। और कहते डबल इंजन की सरकार है, ये कोई कुछ नहीं करते, केवल इन बातों को घुमा फिरा के पेश करते रहते हैं, झूठे नैरेटिव करते रहते हैं, इनकी बातों में आ जाती है, और अकाउंटेबिलिटी के नाम पे ये कुछ नहीं करते। और जहां तक कांग्रेस की बात है पायल जी, बड़ी जिम्मेदारी से कि कांग्रेस जनहित के सभी मुद्दे, चाहे वो सदन हो, सदन के बाहर हो, उठाती रहेगी। हम डरते नहीं है लाठी से, हम डरते नहीं है पत्थर से, हम डरते नहीं है कि गोलियों से। ये चाहे हमें कितना भी दमन कर ले, हमारे नेताओं पे झूठे केस कर ले, चाहे राहुल जी हो या हमारे प्रदेश के नेता हो, हम सब बहुत प्रखरता से और प्रमुखता से जनता के जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे। जी ललित जी, आपसे जानना चाहेंगे अब ये चीज कि संजय जी ने भी ये चीज बताई है कि फिलहाल किसान किस तरीके से राजस्थान के अंदर सफर करने लग रहे हैं। लगातार ये देखने को मतलब मिल रहा है, कहीं आंदोलन चल रहे हैं तो कहीं पे ओरन बचाओ वाला आंदोलन चल रहा है। तो ये सारी चीजें देखते हुए भी क्या भजनलाल सरकार या क्या बीजेपी सरकार सचमुच किसानों के लिए कुछ कर रही है? जी ललित जी। ललित जी, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? ललित जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? संजय जी, एक और बहुत अहम मुद्दा जो सामने निकल कर आता है वो है ये कि भाषा, आप किस तरह की शैली काम में ले रहे हैं, क्योंकि ये माना जाता है विधानसभा एक बहुत ज्यादा एक तरीके से प्रोटोकॉल वाला एरिया है कि जहाँ पे आप जो भी बोल रहे हो थोड़ा सा लोग सुनते हैं, उस चीज को जनता सुनती है, तो वहां पे अपने शब्दों की या अपनी सीमा में रहकर बात करनी चाहिए। तो क्या कांग्रेस सरकार उस चीज को फॉलो कर रही है? देखिए पायल जी, जैसा मैंने बताया आपको, पहली बात तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि सदन में चाहे किसी भी दल का नेता हो, एक जनप्रतिनिधि को ये देखना चाहिए कि जब वो बोलता है तो पूरा राज्य उसको सुनता है। तो उसकी भाषा में एक नरमी होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि पब्लिक एट लार्ज जिसको सुन के आहत हो, किसी की भावनाएं आहत हो। अब मैं वो आप देखिए, बैर के जो विधायक साहब हैं, बीजेपी के जो विधायक साहब हैं, उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है कि जिससे सबका शर्म जो सर है वो शर्मसार हो गया। क्या जरूरत थी ये बात उनको बोलने की? और उसके बाद भी सरकार ने या विधानसभा के स्पीकर ने उनको रोका नहीं। ऐसे लोगों को रोकना चाहिए, उनका माइक म्यूट कर देना चाहिए, पर फिर भी वो बोलते रहते हैं। तो लोकलाज की जो बातें हैं वो सब पे लागू होती है। और जहां तक देखिए कांग्रेस की बात है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि हमारे नेता चाहे कितने भी तैश में आ जाए, इस तरह की बातें सदन में नहीं करते हैं। और अगर किसी ने ऐसी कभी बात कोई इतिहास में कभी करी है, पास्ट में कभी करी है, तो हमने उसकी भर्त्सना की है और उनसे माफी मंगवाई है। ये होती है अकाउंटेबिलिटी। हम बीजेपी की तरह उनको उनका प्रमोशन नहीं करते कि चलो आपको और अच्छा मंत्रालय दे दें, हम उनकी स्क्रूटनी करते हैं। करंट भाजपा सरकार क्या है, जो जितना गंदा बोलेगा राहुल जी के लिए, सोनिया जी के लिए, प्रियंका जी के लिए या हमारे स्थानीय नेताओं के लिए, उसको बीजेपी उतना प्रमोट करती है कि देखिए भाई कितना अच्छा बोल रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की है कि जब वो बोले तो भाषा की निर्मलता होनी चाहिए, ताकि सुनने वालों को भी अच्छा लगे और आपकी बात का मैसेज भी आगे चला जाए। जी ललित जी, आपसे जानना चाहेंगे, यही सवाल है कि क्या मर्यादा में रहकर बात करना जायज नहीं है? क्या अगर आप अपनी सीमा में रहकर बात करेंगे तो क्या शायद लोग आपको समझेंगे नहीं, या मैं मानती हूँ बेहतर तरीके से समझेंगे? फिर भी लगातार ये देखने को मिल रहा है कि भाजपा सरकार की जो भाषा शैली है वो बहुत ज्यादा बिलो द ग्राउंड जा रही है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि सदन के अंदर जो भी है मर्यादा के साथ बात करनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के लोग हों, तो सदन की भाषा हमेशा मर्यादित रहनी चाहिए।
ये हमारी पार्टी का भी स्टैंड है। लेकिन कांग्रेस के जो प्रवक्ता उनको भी बता दूं, जब एनसीआरबी के डेटा पे बात हो रही थी और राजस्थान जब रेप में नंबर 1 था, तो इनके ही मंत्री संती धारीवाल जी ने कहा था ये तो मर्दों का प्रदेश है। तो इनको मैंने भी बताया सोचना चाहिए कि ये इनके जो मंत्री हैं, इतने सीनियर लोग हैं, वो किस तरीके की भाषा उपयोग करें। मैंने जिक्र किया उस बात का। मैंने संयमित कहा कि भाषा अगर में किसी और ने कोई मर्यादित गलती भाषा की में है, अपनी बात रखनी चाहिए। जी ललित जी, ये तो जो आपने बताया ये हो चुका है, तो क्या यहाँ से भी भाजपा सरकार ये नहीं सीख रही है कि अब तरीके से बात करनी चाहिए? जी बिल्कुल। इसमें जो भी हमारे सत्ता पक्ष के भी लोग हैं और विपक्ष की, सदन की भाषा मर्यादित होनी चाहिए। इसको लेके पार्टी भी गंभीर है और इस विषय में आगे बातें होती रहती हैं। जी, अब आपसे ये भी जानना कभी चाहेंगे भी कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने गलत आचरण का समर्थन नहीं किया है। जी क्या इनके जो शांति धारीवाल जी थे, उनके बयान पे आज तक कांग्रेस ने कोई स्पष्टीकरण दिया कि हाँ मानते हैं कि इन्होंने गलत कहा? बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा है। फिलहाल के लिए ललित जी अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि भजनलाल सरकार या भाजपा सरकार अभी के लिए किसानों के लिए क्या कुछ कर रही है, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं किसान धीरे धीरे सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहा जाता है कि मैं भी किसानों के परिवार से आता हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं, फिर भी राजस्थान के अंदर जो किसान है उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस के समय में किसानों को समय पे बिजली नहीं मिलती थी तो रात को मिलती थी। आज की मैं आपको बता दूं, किसानों को इनके वर्तमान में समय से रहिए सर, ज्यादा बिजली वर्तमान में शुरू हुई रहिए। है। बिजली मिल रही है और दिन में भी मिल रही है। इनके इनके ही नेताओं का आप बयान सुनिए, उन्होंने कहा है कि चलो बिजली मिल रही है, इसको थोड़ा दिन में देना ज्यादा शुरू कर दिए। ये कल कल के ही आपके सत्र का बहस बहस सुनिए ना। उन्होंने खुद ने कहा है कि भाई दिन का जो है, दिन में बिजली देना और ज्यादा शुरू कीजिए। इसके अलावा इस बार सिंचाई के लिए 11,300 करोड़ का प्रावधान किया है। हमारा जो राम सेतु के तहत जो ईआरसीपी प्रोजेक्ट है, उससे सबसे ज्यादा लाभ किसानों को ही मिलने वाला है। यमुना का पानी आएगा तो उसका उसका बेनिफिट भी किसानों को मिलने वाला है। 50,000 सोलर पंप, 1,500 रुपए, 1,500 करोड़ रुपए सोलर पंप के थ्रू खर्च किए गए हैं। आपने बताया कि ये पैसे खर्च किए गए, फिर भी मैं आपको एक डेटा बता देती हूँ कि जो कॉटन या कपास जिसे कहते हैं उसकी खेती राजस्थान में बहुत फेमस मानी जाती है, फिर भी उसमें 30% गिरावट नजर आ रही है। इसके अलावा एक और चीज़ है, तिलहन की खेती में भी 4% गिरावट नजर आ रही है। तो अगर किसान खुश है, किसान को पैसे मिल रहे हैं, पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो फिर कमी कहाँ आ रही है? जी ललित जी। हाँ जी। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, गेहूं और जो सरसों का है वो भी तो यहाँ पे बढ़ा है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर एक चीज बढ़ हमने रही है तो हमने दूसरी हमने रुक जा रही है? हमने हमने जो गेहूं के एमएसपी है उस पर भी तो 1,500 रुपए का बोनस दिया है। उससे भी तो किसानों की सबसे ज्यादा अगर एमएसपी पे खरीद हुई है तो राजस्थान सरकार ने एमएसपी की खरीद करी है। बहुत अच्छा हुआ एमएसपी को ले आए आप। मैं एक बात कहना चाहता था, जी संजय जी। पायल जी, एमएसपी की बात की हमारे में, क्या राजस्थान में एमएसपी को वैधानिक दर्जा प्राप्त है? क्या एमएसपी को लीगल स्टेटस प्राप्त है? मैं जानना चाहता हूं हमारे भैया से, इनसे, ललित जी से, बताइए, जी ललित जवाब जी, दीजिए। सीधे तौर पर सवाल आपसे ही है। जी, अगर एमएसपी की मैंने बताया ना कि सबसे ज्यादा अगर खरीद हुई है सभी फसलों मैं की, तो एमएसपी, सब नहीं सब नहीं नहीं, ये मैं नहीं पूछ रहा। मैं एमएसपी की खरीद पे रिकॉर्ड क्या हुआ वो नहीं पूछ रहा। एमएसपी पर क्या एमएसपी को कानूनी दर्जा राजस्थान की भजनलाल सरकार ने दे दिया है? ये मेरा सीधा सा सवाल है। आप किसानों के बहुत हितैषी बनते हैं, बताइए। जब अभी एमएसपी को लेके मैंने बताया ना, जब सबसे ज्यादा खरीद यहाँ हो रही है तो उसको वैधानिक आप दर्जा ये दे नहीं नहीं, आप समझे नहीं, सवाल नहीं समझ पा रहे आप। है ना ये इसकी। देखिए, मैं बता दूं, मैं आपसे एक सीधा सवाल कर रहा हूं और आप एमएसपी खरीद पे आ जाते हैं। मैं एमएसपी खरीद नहीं पूछ रहा। क्या भारत में जब से एमएसपी लागू हुई है, स्वामी रंगनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि एमएसपी को वैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। आप 3 काले कानून लेकर आए, आपने उनको विड्रॉ किया। मोदी जी ने कहा किसान मेरी बात शायद समझ नहीं पाए। उसके बाद आपने एक नीति बनाई कि हम एमएसपी को वैधानिक दर्जा देंगे।
कुछ राज्यों में दे दिया गया है, राजस्थान में क्या वो आपने दे दिया है? ये मेरा सवाल है, और इसका जवाब नहीं दिया है। और यही आपकी मानसिकता है, इसीलिए आप किसानों को परेशान करते हो। किसान त्रस्त इसीलिए आपसे है कि जब एक किसान अगर एक एमएसपी को लीगल आपने दर्जा नहीं दिया है तो वो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। उसके साथ जो कपट हुआ है, जो छल हुआ है, आज अगर उसको कोई रेट पे, सही रेट पे दाम में नहीं मिलते, पैसे नहीं मिलते, तो किसान कहाँ जाएगा? तो अगर आप किसानों की तरह हितैषी बनते हैं तो दीजिए ना। आपने बजट में प्रावधान नहीं किया, आपकी सरकार को 2 साल से ज्यादा हो गए। अगर आप किसानों का वाकई में भला चाहते हो, किसान पुत्र अपने आप को कहते हैं, तो दीजिए ना, हम स्वागत करेंगे उसका। होती नहीं, बिना फालतू की बात नहीं कि हम किसानों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, करते आप कुछ नहीं है। जी ललित जी, अगर किसान इतने ही ज्यादा खुश है राजस्थान के अंदर तो आए दिन आंदोलन क्यों होते हुए नजर आ रहे हैं? आप कह रहे हो पानी नकली आप खाद दे मिल रहे रहा हो, है बिजली किसानों आप को। दे रहे हो, एमएसपी आप दे रहे हो, सब कुछ आप दे रहे हो, फिर भी किसान नाखुश है। नहीं, कौन से एंगल से कह सकते हैं कि किसान नाखुश हैं? आए दिन आंदोलन हो रहे हैं, और आप जो आंदोलन डेटा कहाँ बता रहे थे है? ना, कुछ आप जो डेटा बता रहे थे ना, आप एनसीआरबी का डेटा बता रहे थे कि गिरावट नजर आ रही है, उधर रेप केसेस कम हो गए, अपराध कम हो गए। मैं भी आपको डेटा बता रही हूँ कि कॉटन या कपास की जो खेती थी उसमें 30% गिरावट नजर आई है। गिरावट क्यों नजर आई है? जब अगर किसान को सब कुछ मिल रहा है तो गिरावट क्यों हो रही है फिर? नहीं, कहीं पे अगर कपास कम है तो दूसरा रकबा भी तो बढ़ा है ना सब। तो आप ये कहना पीछे चाहते हैं निश्चित अगर एरिया किसी, कितना था, अभी कितना है? नहीं तो आप फिर आप ये चीज भी मान रहे हैं कि अगर कहीं पे अपराध कम हुआ है तो राजस्थान के कहीं सेक्टर में अपराध ज्यादा भी हुआ है आपकी सरकार में? बिल्कुल हुआ है, साइबर अपराधों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है राजस्थान में। जी ललित जी, आपको आखिरी में एक और चीज और मैं बताना चाहूंगी, और एक सवाल भी है आपसे कि जब पूरी डिबेट डेटा पे ही चल रही थी, जब पूरी डिबेट डेटा पे ही बात हो रही थी, तो राजस्थान आज वाटर की जब बात करी जाती है, वाटर क्वालिटी की या पानी की, जब दूषित कितना है पानी अगर उसकी बात करी जाती है तो राजस्थान वर्स्ट कैटेगरी में आता है। इसके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? एक तरफ हम बाड़मेर की आईएएस आईपीएस को अवार्ड दिलाते हैं, दूसरी तरफ राजस्थान वहीं पे वर्स्ट कैटेगरी में आ रहा है। इसके लिए इसी बजट में प्रावधान किया है कि को नल से पी, इसी बार के कृपया उस डेटा को भी चेक कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आप लोग हमारे साथ आए, इतना महत्वपूर्ण समय दिया और जनता से बात करने की कोशिश भी की, सीधे तौर पर उनके सवालों का जवाब भी दिया। ये देखा आपने कि फिलहाल विधानसभा सत्र चालू है और ये देखने को भी मिल रहा है कि जो भी जनता के मुद्दे हैं या जो भी आमजन के मुद्दे हैं उन्हें लगातार विधानसभा के अंदर उठाया जा रहा है। पर देखने को ये भी जरूरी है क्या उन पे धरातल पर क्या कुछ होगा या नहीं होगा। इसके साथ ही एक और बहुत जरूरी चीज ये भी है कि फिलहाल जो विधानसभा सत्र के अंदर जो भाषा शैली का प्रयोग किया जा रहा है, क्या वो एक तरीके से औपचारिक है, क्या वो सही है, क्या वो जनता के तरीके से देखी जाए तो वो अपना प्रोटोकॉल, अपना एक तरीके से कहा जाए अपना लहजा मेंटेन करके चल रही है। यही सारी अपडेट्स के लिए बने रहे पंजाब केसरी राजस्थान के साथ। मैं हूं पायल चौधरी, नमस्कार।